प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो हमारी संधि टॉपिक चल रहा था। संधि में हमने अच संधि यानी स्वर संधि पूरी पढ़नी है। आज हल संधि या व्यंजन संधि है हमारी, वो शुरू करेंगे। तो हल संधि या व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है कि जहां व्यंजन का स्वर और व्यंजन दोनों के साथ क्या होता है, मेल होता है। जब यहाँ यानी इसका कहने का तात्पर्य जहां व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आ जाए या व्यंजन के बाद क्या जाए कोई व्यंजन, और इनसे मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि कहा जाएगा। कि जहां व्यंजन का स्वर और व्यंजन दोनों के साथ मेल होता है और इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में सबसे पहले हम लेके आए हैं आपके सामने में अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र होता है मो अनुस्वार है। यानी इस संधि में क्या ध्यान रखना है हमें, पदांत किसी पद के अंत में क्या हो, किसी पद के अंत में क्या हो, मैं, और मैं व्यंजन के रूप में। तो व्यंजन हमें पता है अर्धमात्रिक, यानी व्यंजन हमेशा ही क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पहले पक्ष में व्यंजन ही आएगा। पदार्थ में मैं के बाद व्यंजन। अब हम परिभाषा में दोनों बात पढ़ के हैं, जहां व्यंजन का स्वर और व्यंजन, तो पहले व्यंजन के साथ मेल हुआ तो पद के अंत में मैं हूं, मैं के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार। यानी ये बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। तो पद के अंत में मैं हूं, मैं के बाद कोई व्यंजन है तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। क्या हो जाएगा, मैं का अनुस्वार। पद के अंत में मैं हूं, मैं के बाद कोई स्वर आ गया तो मैं उस स्वर के साथ मिलके क्या पूर्ण हो जाएगा। भी किसी पद के अंत में मैं हूं, मैं के बाद व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार, मैं के बाद स्वर है तो मैं स्वर के साथ मिलके पूरा मैं हो जाएगा। जैसे देखो उदाहरण हमारे पास है, हरीम प्लस वंदे। यहाँ पे पद के अंत में मैं है, मैं के बाद स्वर है क्या व्यंजन, हमारे पास व्यंजन आ गया तो मैं का हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें अनुस्वार। तो यहाँ पे मैं का अनुस्वार कर दिया, क्या हो गया, हरीम वंदे। क्या हो गया, हरीम वंदे। अब यहाँ पे सम प्लस आचार, क्या सम प्लस आचार। यहाँ पे पद के अंत में मैं है, मैं के बाद क्या गया हमारे पास कोई स्वर, तो यह मैं के साथ मिलके पूरा हो जाएगा। हमारा शब्द है वो क्या बन जाएगा, समाचार। क्या हो जाएगा, समाचार। अगला हमारे सत्यम प्लस वदती। अब पद के अंत में मैं है, मैं के बाद वह फिर से क्या गया एक व्यंजन, तो मैं का क्या होगा, अनुस्वार। तो सत्यम वदती। क्या हो जाएगा, सत्यम वदती। इसके बाद हमारे अहम प्लस अपि। तो यहाँ पे पद के अंत में मैं है, मैं के बाद क्या आ गया, कोई स्वर आ गया तो मैं क्या होगा, इसके साथ मिलकर पूरा क्या हो जाएगा, अहमपी। क्या हो जाएगा, अहमपी। अगर इसका विच्छेद करना हो हमें तो बिल्कुल सरल है, जहां पे अनुस्वार है वहां पे क्या कर देंगे, आधा मैं बना देंगे। जहां पे अनुस्वार है वहां पे आधा मैं बना दो, इधर है वो इधर, उधर है वो उधर। यानी हमें हरीम वंदे शब्द आ गया, उसका विच्छेद करना है। तो हरीम, यहाँ पे जो अनुस्वार है इसके स्थान पे हमने आधा मैं कर दिया, हरीम प्लस वंदे, ये हमारा विच्छेद हो गया। बिल्कुल सरल सी है अनुस्वार संधि हमारी, कि पद के अंत में क्या हो, मैं हो, और मैं के बाद कोई व्यंजन आ गया तो मैं का अनुस्वार, मैं के बाद कोई स्वर आ गया तो मैं स्वर के साथ मिलके पूरा। ये होगी हमारी अनुस्वार संधि। अब देखिए इसके बाद तोरली सूत्र संधि का नाम है लत्व संधि। तोरली सूत्र लत्व संधि में क्या बताते हैं कि तय वर्ग के बाद यानी तय वर्ग के बाद, तय वाली पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, उनके बाद अगर लय वर्ण आ गया तो इस तय वर्ग के स्थान पे भी लय आदेश हो जाता है। कि तय वर्ग के बाद लय वर्ण आ गया तो तय वर्ग के स्थान पे भी लय वर्ण आदेश हो जाते हैं। जैसे हमारा उद प्लस लेख है, तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण है और उसके बाद लय है, तो इस वर्ण के स्थान पे, तय वर्ग के स्थान पे हमें पता है क्या करना है, लत्व संधि में लय करना है। तो दय के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमें आधा लय प्राप्त होगा, तो यहाँ व्यंजन प्राप्त होगा। व्यंजन हमेशा हमें पता है आधा होता है, तो उल्लेख है, क्या हो जाएगा, उल्लेख है। अगला उदाहरण है हमारा तत् प्लस लीने। क्या है, तत् प्लस लीने। तो तय है, तय के बाद लय, तो तय के स्थान पे भी हमें क्या प्राप्त हो गया, आधा लय, तो क्या हो जाएगा हमारा तल्लीने। क्या हो जाएगा, तल्लीने। बिल्कुल सरल सी संधि है, तोरली सूत्र इसका लत्व संधि भी। तय वर्ग के बाद लय वर्ण आ गया, चाहे तय हो, चाहे थ हो, चाहे दय हो, चाहे ध हो, चाहे न हो, उनके बाद अगर लय वर्ण है तो उसके स्थान पे भी क्या लय वर्ण आदेश हो जाएगा। उदाहरण हमने देख लिए, उद प्लस लेख है उल्लेख है, तत् प्लस लीने तल्लीने। ये हमारी होगी लत्व संधि या लत्व संधि तोरली सूत्र। अगला हमारा छेद
इसको तुकागम या चागम संधि भी कहा जाता है। इसको चागम संधि भी कहते हैं, तुकागम संधि भी कहते हैं। चागम संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें च का आगमन होता है। सिर्फ इस संधि में किसका आगमन होता है? च का आगमन। कोई स्वर या कोई भी स्वर हो उसके बाद में क्या जाए? छ वर्ण। कोई स्वर के बाद, सिर्फ इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है, दूसरे पक्ष में किसी भी स्वर के बाद क्या हो? छ वर्ण हो, बीच में च का आगमन हो जाएगा। भी स्वर प्लस छ है तो ये प्लस का स्थान है, इसके स्थान पे किसका आगमन हो जाएगा? छ का आगमन, और वो च का आगमन हो जाएगा। जैसे देखो वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, यहाँ पे क्या है? वृक्ष है, वृक्ष में ए स्वर है, ए स्वर के बाद हमारे पास क्या आ गया? कोई छ वर्ण आ गया, तो बीच में क्या हो जाएगा? च का आगमन। वृक्ष छाया क्या हो जाएगा? वृक्ष छाया। अगला हमारे अनु प्लस छेद है। अब यहाँ पे भी कोई स्वर के बाद छ वर्ण है तो क्या हो जाएगा? च का आगमन, अनुच्छेद है। बिल्कुल सरल सी संधि है ये तो। भी जहाँ पे क्या हो? कोई स्वर के बाद दूसरे पक्ष में छ वर्ण हो तो बीच में च का आगमन हो जाता है, बीच में च का आगमन हो जाता है। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा वृक्ष प्लस है तो यहाँ पे बीच में च का आगमन हुआ है कि नहीं हुआ? अनु प्लस छेद पढ़ा तो अनुच्छेद है, यहाँ पे बीच में च का आगमन हुआ है। बस ये हमारी चागम संधि होगी। अब है हमारी जस्त्व संधि। नाम से ही पता चले, हमने महेश्वरी सूत्र में एक सूत्र पढ़ा था, जब गणदस सभी वर्गों का तीसरा वर्ण है वो क्या कहलाता है? तब भी मैंने बताया था सभी वर्गों का तीसरा वर्ण क्या कहलाता है? जस। क्या कहलाता है? जस। तो यहाँ पे सिर्फ तीसरे वर्ण का ही निर्माण होगा। इस संधि में किसका निर्माण होगा? सिर्फ तीसरे वर्ण का, क्योंकि जस तो इसका नाम है तो हमें पता ही चल रहा है जस सभी वर्गों के तीसरे वर्ण को कहा जाता है। सूत्र इसका होता है जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते, कि जल वर्णों के बाद कोई स्वर या व्यंजन हो तो जल वर्ण होते हैं हमारे किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन वर्णों को क्या कहा जाता है? जल वर्ण। इनके बाद में कोई स्वर या व्यंजन हो, जल के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो जल के स्थान पे जस आदेश हो जाता है। जल के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? जस आदेश। साधारणतः इसकी परिभाषा माने तो सीधी सी बात है, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन हो तो इस पहले वर्ण के स्थान पे इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। सीधी सी बात हमारे समझ में आ गई। भी किसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, चाहे तय वर्ग का तय है पहला, च वर्ग का च है, क वर्ग का क है, ट वर्ग का ट है और प वर्ग का प, इनके बाद कोई स्वर या व्यंजन हो तो ये अपने ही वर्ग का यानी तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखो अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण हमारा आ गया जगत प्लस ईसे। तो यहाँ में क्या है? किसी वर्ग का पहला, साधारण परिभाषा में हमने पढ़ा था तय वर्ग का पहला है, बाद में कोई व्यंजन या कोई स्वर, तो ई स्वर आ गया। इससे पहले के स्थान पे हमें पता है क्या होगा? तीसरा, तय वर्ग का तीसरा क्या होता है? दे, तो क्या हो जाएगा? जगदीश है। क्या हो जाएगा? जगदीश है। अगला हमारा उदाहरण है दिक प्लस अम्बर। अभी हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2020 में, 10th क्लास में उदाहरण आया था। तो क वर्ग का पहला वर्ण है, पहले के बाद कोई स्वर या व्यंजन, तो ए स्वर है पहले के बाद, पहले के स्थान पे हमें पता है तीसरा, तो क वर्ग का तीसरा क्या होता है? ग दिगंबर है। क्या हो जाएगा? दिगंबर। इसके बाद जगत प्लस अम्बा, फिर तय है, तय के बाद कोई स्वर या व्यंजन, तय वर्ग का पहला वर्ण है तो इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन ए है तो तय के स्थान पे इसी वर्ग का तीसरा दय होता है तो जगदम्बा। क्या हो जाएगा? जगह दम्बा। इसके बाद हमारे सुप प्लस अंत है, तो प वर्ग है, प वर्ग का पहला आ गया, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन, तो कोई स्वर या व्यंजन आ गया, उसके बाद स्वर है तो इसके स्थान पे इसी वर्ग का तीसरा सुबंत है। क्या हो जाएगा? प वर्ग का तीसरा ब होता है, सुबंत है। तो आज के लिए बिल्कुल छोटी छोटी संधियां हैं व्यंजन की, बिल्कुल सरल सी हैं। साधारण तौर पे हमने परिभाषाएं पढ़ ली, व्यंजन संधि पढ़ ली है। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।